अब तक हमने प्राधिकार या डोमिनेशन के अंतर्गत, जो कि मैक्स वेबर की अवधारणा है, सत्ता के बारे में पढ़ा और सत्ता के 3 प्रकार बताए। ये विषय BA भाग तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र का है। इसमें अभी तक चमत्कारिक सत्ता के बारे में आपको बताया गया था। चमत्कारिक सत्ता क्या होती है। अब अगली सत्ता जो है कानूनी या वैधानिक सत्ता है। कानूनी या वैधानिक सत्ता जो है, राज्य द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार एक राज्य के कार्यवाही संचालन के लिए विभिन्न पद होते हैं, जिनके साथ विशेष प्रकार के विशेषाधिकार जुड़े होते हैं, और उसी विशेषाधिकार को ग्रहण करने वाला व्यक्ति के हाथ में वैधानिक सत्ता होती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई एक व्यक्ति किसी महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया जाता है, तो उससे प्राचार्य के पद से संबंधित विभिन्न प्रकार के वैधानिक अधिकार दिए होते हैं, जिन अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राचार्य पद का निर्वहन करता है, और प्राचार्य की सत्ता, पद की सत्ता जो है उस व्यक्ति प्राचार्य के रूप में पदासीन व्यक्ति के हाथ में होती है। इस प्रकार की सत्ता का स्वरूप व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में समाहित नहीं होता, वरन जिन नियमों के द्वारा व्यक्ति एक विशिष्ट पद को धारण करता है, उन सत्ता संबंधी नियमों के अंतर्गत निहित होता है। स्रोत जो है, यानी सत्ता के स्रोत का मूल आधार जो है, उस पद के संबंधी नियम होते हैं। वैधानिक सत्ता में सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति या चुनाव वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और निश्चित नियमों के अंतर्गत निश्चित समय के लिए होता है। समय के बाद उनके पद की और कार्यवहन की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद वो सामान्य व्यक्ति का जीवन निर्वाह करता है, और उस पद पर कोई और व्यक्ति आसीन होता है, और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। और ये पद संबंधी नियम ही प्रत्येक व्यक्ति की सत्ता की सीमा को निर्धारित करते हैं, और सत्ता को कार्यान्वित करने या सत्ता की स्वच्छंद प्रवृत्ति पर रोक लगाते हैं, जिससे वो मानव अधिकार व कार्यवाहियों के अनुरूप मानव व्यवहार के सफल संचालन के लिए निश्चित नियमों के अंतर्गत रहकर कार्य कर सके। अगला है परंपरागत सत्ता। समाज में अनेक ऐसे पद दिए होते हैं जो विभिन्न परंपराओं के आधार पर निर्वहित किए जाते हैं। इस प्रकार की सत्ता की वैधता परंपराओं पर आधारित होती है। परंपरागत सत्ता को धारण करने वाले व्यक्ति के पास व्यक्तिगत निर्णय लेने का भी विशेषाधिकार होता है, जबकि अन्य सत्ताओं में व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन परंपरागत सत्ता में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निर्णय भी ले सकता है। इस प्रकार इसमें एक तरफ प्रथाओं का अनुसरण होता है, दूसरी तरफ आदेश देने वाले की व्यक्तिगत निरंकुशता भी समाहित होती है। यानी कहने का मतलब है, परंपरागत प्रभुत्व धारण करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से, अगर उसे लगता है कि किसी कार्य में गलत हुआ है कोई कार्य, या कोई कार्य सही हुआ है, तो अपने व्यक्तिगत निर्णय भी उसे दे सकता है, जबकि अन्य सत्ता में निश्चित नियमों के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय अगर सही नहीं है तो उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। वैधानिक सत्ता निश्चित नियमों के अनुसार सीमित और निश्चित रूप से संचालित होती है, क्योंकि वैधानिक नियम स्पष्ट और सुनिश्चित हैं, जबकि परंपरागत सत्ता और नियम जो हैं स्पष्ट और निश्चित नहीं है। वे सदियों से और परंपराओं और रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि विचारधाराओं के आधार पर संचालित होते हैं। परंपरागत सत्ता और वैधानिक सत्ता की तरह परंपरागत सत्ता जो है वो वैधानिक सत्ता की तरह सीमित या निश्चित नहीं होती। उसका कार्यक्षेत्र जो है वैधानिक सत्ता की अपेक्षा असीमित है। जैसे एक प्राचार्य के रूप में व्यक्ति की सत्ता का क्षेत्र, आरंभ और अंत हमें सब पता होता है। महाविद्यालय के अंदर ही एक प्राचार्य के पद संबंधी सत्ता और सीमा और निश्चित नियम कार्यप्रणाली कार्यान्वित होते हैं, किंतु एक पिता, पति आदि के अधिकार व सत्ता का सीमाओं का निर्धारण करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस प्रकार परंपरागत सत्ता परंपरागत प्रभुत्व व वैधानिक प्रभुत्व की तरह सीमित या निश्चित नहीं होती। सत्ता के सीमाएं।
सत्ता जो है निरंकुश नहीं है। कुछ निश्चित नियम और कार्यप्रणालियाँ ऐसी होती हैं जो सत्ताधारी व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्णय लेने से सीमित करते हैं। प्राकृतिक प्रतिबंध। किसी भी राजसत्ता को यह अधिकार नहीं होता कि वह व्यक्ति को उसके जीवन सामान्य स्वतंत्रताओं से सीमित कर सके। यानी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता संबंधी जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा उसे दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कोई भी कानून अगर बनता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत इस प्रकार के विभिन्न उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ मीडिया पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि मीडिया को ऐसा मीडिएटर माना गया है, एक ऐसा कंजंक्शन पॉइंट माना गया है जो सरकार और जनता के मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, अच्छे बुरे, उनका पक्ष विपक्ष दोनों जनता के सामने मीडिया के माध्यम से ही रखा जाता है। इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता रखी गई है। यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, उसके जीवन के अधिकारों का हनन करने वाला कोई भी कानून जो है वो अवैध माना जाता है। अगला है संविधान, नीति और योजनाओं से प्रतिबंधित। विभिन्न संविधान द्वारा, सरकार द्वारा संचालित नीति, कार्यप्रणालियाँ आदि के अंतर्गत भी सत्ता पर रोक लगाई जा सकती है। सत्ताधारी व्यक्ति निश्चित नियम और योजनाओं के विरुद्ध जाकर कोई कार्रवाई या कानून नहीं बना सकता है, यह निर्णय भी नहीं ले सकता है। अगला है परंपरा, रूढ़ियों, नैतिकता के विरुद्ध नहीं। अब सत्ताधारी व्यक्ति अपने पद संबंधी निश्चित नियमों और सत्ता का अगर दुरुपयोग करता है, पहली बात तो वो कर ही नहीं सकता है। दूसरा यह है कि हमारी परंपरा, जो कानून जो बनाए गए हैं हमारे देश में, वो निश्चित परंपरा, रूढ़ियों, नैतिकता के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना होता है कोई भी कानून बनने से पहले, क्योंकि सामान्य जनता अपनी परंपराओं के विरुद्ध अगर कोई कानून आता है तो प्रारंभ में उसे विद्वेष और विरोध झेलना पड़ता है, इसलिए उस कानून में वही रोक लग जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं, एक देश के कानूनी प्रथा, परंपरा और रूढ़ियों पर रोक लगाई जा सके। मानवाधिकार के नाम पर अगर कोई व्यक्ति किसी देश की सरकार या कोई अन्य पदधारी व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर गलत कार्रवाई करता है तो मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग, संगठन, कानून, यूनिसेफ संस्थाएं जो हैं वो बाल श्रम और इत्यादि विभिन्न प्रकार के जितने भी नियम, प्रथाएं, परंपराएं हैं, उन पर रोक लगाने के लिए आगे आ जाते हैं और कानून जो है वो कार्यान्वित नहीं हो पाता। इस तरीके से वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई तीनों सत्ता को निश्चित नियमों के अंतर्गत रहकर ही कार्य करना पड़ता है। स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती।